ये आपकी जवानी का क्या राज है कि आप अभी भी 18 साल की या 21 साल की वो जो एनर्जी है वो आप में है? ये जवानी का राज क्या है गुलजार साहब? देखिए, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं। फार्मूला अगर होता तो मैं हकीमों की तरह पुड़ियां बना के बेचता। हाँ, कि ये लीजिए जवानी की दवाइयां हैं, ये लेके जाइए। तो मैं हकीम तो हूं नहीं, लेकिन ये कि मैं बड़ा नहीं हुआ इसलिए बच्चा रह गया, इसलिए बचपना मेरा गया नहीं। जहां तक पहुंचा हूं जिसे आप जवानी कहते हैं, मैं उनसे भी छोटे नौजवानों के साथ और बच्चों के साथ आज भी उसी तरह से खेलता हूं, उनके लिए लिखता हूं और उनके लिए उनकी बातें दर्ज करता हूं। मेरा ख्याल है आप वाकिफ हैं कि मैं पिछले साल में कहिए सन 2023 में 14 कविताओं की किताबें मैंने एक तारा के साथ बच्चों के लिए लिखी हैं। मेरा जन्म हुआ 1965 में और आपने अपनी पहली पिक्चर के लिए जो गीत लिखे थे वो मुझे लगता है 1963 में बंदिनी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 1963 से अब 2024 तक डायरेक्टर्स आए, एक्टर्स आए, एक्ट्रेसेस आई, जर्नलिस्ट आए, पत्रकार आए, गुलजार साहब तो है ही। तो कुछ तो होगा कि 60 साल में वही उत्साह आप में है। नहीं, ये देखिए ना कि मुझे कितना इंतजार करना पड़ा कि मैं 34 से शुरू हुआ, 63 में आके गाना लिखा, आप 65 से पैदा हुए और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब वो बड़े हों और मेरा गाना गाएं। कोई ये गाना गुनगुना दीजिए, आप तो सुरीले हैं। मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना। और जब मैं वो गाना सुनता था मुझे लगता है कि जिंदगी इसी तरह से चलनी चाहिए। मैंने पूरे अपने कॉलेज के दिन उस गाने पर मैंने गुजारे हैं। तो आई वांट टू से कि अगर मेरे कॉलेज के दिन अच्छे गुजरे वो गुलजार साहब की वजह से। मुसाफिर हूं यारो, बस क्या अब बात है, मैंने गुनगुना दिया। अब आप और मत कहिए, तो उस गाने को मैं कहीं ना कहीं लोग उस गाने को भूल जाएंगे। चलिए मैं एक बात और आपसे कह दूं, एक बात और बता दूं कि आपने गुनगुनाया बहुत अच्छा किया और सुर में, और मतलब वो पंचम का नोट आराम से नहीं लगता जो पंचम ने जिसने कंपोज किया है। लेकिन गुनगुनाइए नाम से मैं आपको 500 गानों की एक किताब पेश कर रहा हूँ इस साल, और अशोक महेश्वरी उसके पब्लिशर यहाँ बैठे हुए हैं। आपको वो किताब बस अगले महीने तक मिल जाएगी या अगले हफ्ते मिल जाएगी। उसका नाम गुनगुनाइए है। उस पर आई विश पहले मालूम होता तो हम आपकी तस्वीर रखते। मुझे तो उनकी ही किसी गीत का हिस्सा याद आ जाता है जिससे मैं जवाब दे सकती हूँ उन बातों का। उम्र कब की गुजर के सफेद हो गई, दिल तो बच्चा है जी। आपने पहले ही क्या है, क्या क्या लाइन क्या, वो तो बताइए ना। उम्र कब की गुजर के सफेद हो गई। हाँ। ये सफेद शब्द जब आया गुलजार साहब, हालांकि मैं देखती हूँ कि आप हमेशा एक कैनवस की तरह सफेद रहते हैं, कोई भी रंग नहीं। वो विशाल की खूबी है। विशाल आपके साथ थे कल शाम को, और शायद उन्होंने ये सुनाया भी हो, मुझे पता नहीं। लेकिन दिल तो बच्चा है जी। मैं तो पहले ही कन्फेस कर चुका हूँ कि दिल तो मेरा बच्चा है, वो बड़ा ही नहीं होता है ना। और उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, मतलब ये है कि बाल सफेद हो गए, उम्र बरसती रही। लेकिन उसमें एक गाने में ये बड़ी खूबसूरत बात है राजदीप जी कि उम्र कब के बरस के सफेद हो गई। अब सफेद ही ऐसी तरह कहते हैं, लेकिन जब गाया गया है, हमारे जो राहत भाई जी ने गाया है, तो उन्होंने टिपिकल लाहौरी अंदाज में कहा सफेद हो गई, और वो लहजा इतना खूबसूरत लगता है कि उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, वो सफेद, वो राहत साहब का अंदाज है। हालांकि ये आसान नहीं होता। कहते हैं ना जेनरेशन गैप, माँ बाप के आजकल भाई बहन में भी हो जाता है। फिर गुलजार साहब के गानों में, उनकी लेखनी में कभी जेनरेशन गैप क्यों नहीं हुआ? कैसे आप हर पीढ़ी के लिए, हर व्यक्ति के लिए लिख लेते हैं? कैसे मैं 63 के भी गाने को उतना ही ईमानदारी से महसूस कर सकती हूँ जितनी कि आज आपकी किसी लेखनी को पढ़कर मैं महसूस कर? अब बताइए, ये कसूर मेरा है या उस जनरेशन का? काश की ये खूबसूरत कसूर सब कर सके। हाँ जी, काश की ये खूबसूरत कसूर सब कर सके। नहीं, क्योंकि वही हैं जो मुझे बड़ा नहीं होने देते।
सबसे बड़ी वजह यह है। और इसमें कोई शक नहीं कि मैं टैगोर की एक नज्म में भी इस बात का जिक्र है कि किसी ने उनसे पूछा कि अरे तुम्हें आकबत की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें प्रलोक की कोई फिक्र नहीं होती, तुम्हारे बाल सफेद हो गए। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी नजर सिर्फ मेरे बालों पर क्यों पड़ती है भाई। आज के दो नौजवान अगर तन्हाई में हों और भटक गए हों जंगल में, तो उन्हें कौन मिलने का रास्ता बताएगा। और उन्होंने ये लाइन कही थी कि मैं हर उम्र का कवि हूं, मैं हर उम्र पर उनके लिए गीत लिखता हूं जो जिस उम्र में हो। तुम बूढ़े हो गए होगे, तुम अपने बाल सफेद कर लो, मेरे बाल क्यों देखते हो। ये टैगोर की एक नज्म में है ये बयान इस तरह से। इजाजत में आप डायरेक्टर थे, क्या आपको लगता है जब डायरेक्टर खुद एक तरह से गीतकार होता है, वो अपने आप वो जो चीज वो कम्युनिकेट करना चाहता है वो ज्यादा आसान होती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक फिल्म आपने डायरेक्ट की थी आंधी, जी हाँ, और वो एक गाना है सुचित्रा सेन, संजीव कुमार, रात का चांद चल रहा है और आप कहते हैं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। सर वो गाना, वो जो पिक्चराइजेशन है, उसके जो गीत है, वो जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो तो मैं दर्शक आई एम मेस्मराइज। 50 साल हो गए, अभी भी मुझे याद है पूरी सीन। इस ऑडियंस में भी सभी को वो सीन याद होगी आंधी पिक्चर की। वो क्या होता है? डू यू गिव क्रेडिट टू डायरेक्टर जादूगर है, म्यूजिक डायरेक्टर जादूगर है, या गुलजार साहब और आरडी में कुछ बात कुछ अलग ही थी? आप दोनों की जो ट्यूनिंग थी वो कुछ अलग लेवल की ट्यूनिंग थी। नहीं, जादू तो गाने का जादू तो म्यूजिक डायरेक्टर की कंपोजिशन पे होता है, और आरडी में बहुत बड़ा जादू था कि वो जो धुन बनाता था और जो जिस तरह से करता था, वो स्पॉन्टेनिटी वो हर कंपोजर का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब मैं उसमें स्क्रिप्ट में बात कर रहा हूँ या उस सीन पर, तो उसमें एक रिलेशनशिप की बात है कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तेरे बिना ये जिंदगी भी तो नहीं है। अब वो तेरे बिना को जरा आप देखे, उसे बात करते हुए ये देखे कि कहां पे पॉज लिया, कैसे कहा कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ठीक कट रही है, अच्छी तरह गुजर रही है, पर तेरे बिना ये कोई जिंदगी है, जिंदगी भी तो नहीं। तो वो लहजा अगर आपने समझ लिया, तो आप एक नहीं बहुत सी जिंदगियों में देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन होगी और इस तरह का माहौल होगा और इस तरह का फील आता होगा। तो उसको जनरलाइज कर देने वाली बात है, लेकिन है वो उसी सीन की और उन्हीं दो कैरेक्टर्स की बात कि वो दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अलग नहीं है एक साथ। आप बगैर धुन के भी, बिना उसे गीत में पिरोए हुए भी बोल रहे हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट उतना ही हो रहा है। इतने कॉम्प्लेक्स इमोशन है, उसको इतने सिंपली रख देना। आप जो इससे पहले भी जिस गीत की हम बात कर रहे थे, 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, ये सारी चीजें मतलब वाकई सोचना कि किसी से कहें कि लौटा दो। और आप जब अपनी एक और फिल्म बनाते हैं अचानक, तो आप सोचते हैं मैं इसमें गीत ही ना डालूं। क्या बात होती है एक फिल्म बनाते हुए, क्योंकि उसी पटकथा पर आगे मुझे लगता है कि आगे 2 और फिल्में वैसी ही स्टोरी से मिलती जुलती बनी, बड़ी सारी गाने उसमें रहे, पर आपने अचानक बनाई तो उसमें गाने नहीं रखे, क्यों? उसमें सिचुएशन नहीं थी गाने की, उसमें वो पॉज नहीं था। वो कहानी सुनाते हुए आपको गाने की जगह तब आती है जब कहीं थिंकिंग का पॉज आता है, किसी रिलेशनशिप में भी, है ना। मतलब खफा है एक दूसरे से, लेकिन बोले कोई नहीं, लड़े नहीं आपस में, लेकिन दोनों को मालूम है कि दोनों, वो कोई बात है, दोनों में रंजिश है, दोनों में कोई खफ भी है। वहां एक गाने की सिचुएशन होती है। गाने की सिचुएशन नहीं, वो शायरी में कहने की बात होती है, और वो म्यूजिकली कह जाए आदमी तो फिर अचीवमेंट है।
और मैं अपनी अचीवमेंट सारी की सारी मैं तो अपने कंपोजर्स को, अपने लोगों को देता हूँ जिनकी वजह से मैं कामयाब हुआ हूँ, मैं अपनी वजह से कामयाब नहीं हूँ। ये 116 चांद की रातें तो ये तो मुहावरा बन गया है। वो बहुत लोग पूछते हैं ये 116 चांद की रातें क्यों हैं? तो बहुत सीधी सी बात है, आई वॉज ऑलवेज बैड इन मैथमेटिक्स, गिनती में गलती हो गई होगी मेरी। इसीलिए और मैंने क्या कहा कह ना, सकता? कॉम्प्लेक्स इमोशन का सिंप्लीफिकेशन जो है ये, हर आदमी ये सीख जाए तो रिश्तों में दरार ही ना पड़े, हर रिश्ता खुशी खुशी निकल जाए।